सर्पदेव 8वें राजकुमार को अधीश के आने की खबर देने गया था। 8वां राजकुमार अधीश के माध्यम से गुरु सूर्यभान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। जब सर्पदेव और उसके साथी अधीश की पूरी सच्चाई 8वें राजकुमार को बताएंगे तो क्या होगा उसका फैसला? क्या वो अधीश की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएगा या उसके लिए एक और खतरा बन जाएगा? एक शानदार कमरे में सोने चांदी से जड़े एक आसन पर एक युवक बैठा हुआ था। अच्छी तरह से आनुपातिक, सुंदर सुगठित शरीर, कंधों तक लहराते काले घुंघराले बाल और लालिमा युक्त गोरा चेहरा। उसकी आंखों में अथाह गहराई थी, जैसे कि उनमें कोई अजीब शक्ति हो, और कोई भी उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था। उत्तम वस्त्रों में सुशोभित ये शिष्ट व्यक्ति 8वां राजकुमार था। उसके सामने सर्पदेव, हसवा और सैकरा तीनों सर झुकाए खड़े हुए थे। सर झुकाए हुए ही सर्पदेव ने कहा, महामहिम, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें 1 महीने से अधिक की देरी हुई और वापस लौटते समय चौथे राजकुमार के कहने पर मांत्रिक उदानी ने हमला किया। वे पहले से ही हम पर घात लगाए बैठे थे। 8वें राजकुमार के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे, जैसे कि ये सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें हमेशा दृढ़ता और आत्मविश्वास का भाव रहता था। कुछ देर के गहन विचार के बाद 8वें राजकुमार ने कहा, सर्पदेव, आपने मुझे संदेश भेजा था कि अधीश ने मुझे 3-4 उपहार दिए हैं। क्या यह सच है कि दूसरी श्रेणी के एक मांत्रिक ने 3 राज्यों को जीत लिया और मांत्रिक प्रदीप जैसे शक्तिशाली मांत्रिक को मार गिराया? मांत्रिक प्रदीप तो संकेत विद्या में बहुत कुशल था। सर्पदेव ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल सच है राजकुमार। हमने अब तक अधीश की क्षमताओं को कम करके आंका है। वास्तव में उसकी शक्तियां भयानक हैं और उसकी तुलना छठे स्तर के मांत्रिक से की जा सकती है। इस बार वापस आते समय हमारा सामना 9वें मांत्रिक उदानी से हुआ और भयंकर युद्ध हुआ। यहां तक कि मेरे 2 अधीनस्थों की भी मृत्यु हो गई। लेकिन यदि ये मांत्रिक अधीश वहां नहीं होते तो शायद हम जीवित यहां नहीं लौट पाते। सर्पदेव की बात के समर्थन में मांत्रिक हसवा और सैकरा ने सिर हिलाया। उन्होंने खुद देखा कि कैसे उदानी आशंकित हो गया और अधीश के हमले के बाद मैदान छोड़कर भाग गया था। सर्पदेव की बात सुनकर 8वां राजकुमार भी मुस्कुराया। अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित वापस लौट आए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मांत्रिक अधीश को भी साथ लाए हैं। जहां तक मांत्रिक अधीश की बात है, मेरे पास उनके लिए अपनी योजनाएं हैं। सर्पदेव और बाकी लोग आश्वस्त महसूस कर रहे थे। 8वां राजकुमार हमेशा मांत्रिकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करता था, भले ही वो शिखर मानव जनजाति का ही मांत्रिक क्यों ना हो। ऐसे कई लोग थे जो इन जनजातियों को घृणा की नजर से देखते थे, लेकिन सर्पदेव ये देख सकता था कि 8वें राजकुमार वास्तव में इन सबको सामान्य प्राणी मानता था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि सर्पदेव किसी भी कीमत पर 8वें राजकुमार का साथ नहीं छोड़ता था। 8वां राजकुमार भी सर्पदेव को उचित सम्मान देता था। सर्पदेव उम्र में उससे बड़ा था, वो इस बात का भी ध्यान रखता था। जबकि चौथे राजकुमार के यहां जेलेना की स्थिति एक दासी से थोड़ी ही अच्छी थी। महामहिम, क्या राजनगर की शांति भंग हो चुकी है? चौथा राजकुमार इतना निर्लज हो गया कि उसने लोगों को हमें मारने के लिए भेजा। इससे पहले कि सर्पदेव अपनी बात पूरी कर पाता, 8वें राजकुमार ने अपने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रोक दिया। राजकुमार का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा और उसकी गोरी उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपाने लगी। वो उसकी लंबे समय से चली आ रही आदत थी। ऐसा वो तभी करता था जब वो चिंतित और अनिश्चित महसूस कर रहा होता था। एक लंबे अंतराल के बाद 8वें राजकुमार की आंखों में एक दृढ़ प्रकाश चमक उठा और उसने धीरे से कहा, चलो पहले मांत्रिक अधीश से मिलें। जहां तक चौथे भाई की बात है, अभी समय नहीं है। सर्पदेव और बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। इसके बाद वे 8वें राजकुमार के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। अधीश अतिथि कक्ष में ध्यान लगाए बैठा था। तभी एक सेवक वहां आया और धीरे से बोला, महाशय, महामहिम 8वें राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि अधीश ध्यान में था, लेकिन बाहरी दुनिया से वो पूरी तरह कटा नहीं था। सेवक की आवाज सुनकर उसने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, अच्छा, मुझे उनके पास लेकर चलो। सेवक उसे लेकर चल पड़ा।
एक लंबे गलियारे को पार करके अधीश एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचा। ये राजकुमार का विशेष दरबार कक्ष था, जहां वो अपने अतिथियों से मिलता था। कमरे में अच्छी रोशनी थी और सादगीपूर्ण लेकिन सुंदर सजावट की गई थी। इस समय वहां कुल 4 ही व्यक्ति थे, जिनमें से 3 सर्पदेव, मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा थे। एक सुंदर और आरामदायक आसन पर एक युवक बैठा हुआ था। उसे देखते ही अधीश पहचान गया कि यही 8वां राजकुमार है। अधीश ने तुरंत अभिजात वर्ग के मानक शिष्टाचार के अनुसार व्यवहार किया और 8वें राजकुमार को झुककर प्रणाम किया। आखिरकार मंदार का मांत्रिक होने के अलावा वो अब पाथर साम्राज्य में एक भूस्वामी और एक सामंत का पुत्र था। प्रणाम करके अधीश ने कहा, माननीय 8वें राजकुमार, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने सर्पदेव को भेजकर मेरे परिवार की रक्षा की। भले ही 8वें राजकुमार के इरादे कुछ भी थे, लेकिन सर्पदेव को भेजकर राजकुमार ने अधीश के परिवार की रक्षा की थी और उसी के लिए अधीश आभार व्यक्त कर रहा था। 8वें राजकुमार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी और उसने गर्मजोशी से कहा, मांत्रिक अधीश, सर्पदेव को आपके परिवार की रक्षा के लिए भेजना तो आपसे मित्रता के लिए एक छोटा सा प्रयास था। आपके 3 उपहार कहीं अधिक कीमती हैं। अधीश 8वें राजकुमार को देख रहा था। हालांकि उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, लेकिन उम्र के हिसाब से वो बहुत युवा लग रहा था। वैसे भी एक मांत्रिक के लिए 40 की उम्र वास्तव में युवा अवस्था ही होती है। और यहां तो पूरा शाही परिवार एक से एक प्रतिभाशाली मांत्रिकों से भरा पड़ा था। इस प्रकार भले ही वो केवल 40 वर्ष का था, 8वां राजकुमार पहले से ही 6ठे स्तर का मांत्रिक था। यह अन्य लोगों के लिए अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन शाही परिवार के एक राजकुमार के लिए यह सामान्य बात थी। राजकुमार की बात के जवाब में अधीश ने कहा, फिर भी मैं आपकी कृपा के लिए आभारी रहूंगा। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि राजकुमार ने उन लोगों को मेरे परिवार की रक्षा के लिए बिना किसी कारण के नहीं भेजेंगे। ये कहते हुए अधीश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बिना पल के झपकाए 8वें राजकुमार की ओर देखा। 8वें राजकुमार की उंगलियां हल्के से थरथराईं, जबकि उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बनी हुई थी। कुछ देर के बाद 8वें राजकुमार ने धीरे से कहा, यह सही है। स्वाभाविक रूप से मैंने सर्पदेव को बिना कारण के नहीं भेजा। मैंने मंदार के प्रसिद्ध मांत्रिक गुरु सूर्यभान के बारे में सुन रखा है, लेकिन कभी उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। मांत्रिक अधीश, आप उनके प्रिय छात्र हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मांत्रिक अधीश के माध्यम से मैं मांत्रिक सूर्यभान को यहां राजनगर में अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता हूं। जैसा कि अपेक्षित था, राजकुमार का यह कदम गुरु सूर्यभान को लुभाने के लिए था। हालांकि अधीश ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन 8वें राजकुमार को खुद इसकी घोषणा करते हुए सुनना अजीब लगा। गुरु सूर्यभान वास्तव में शक्तिशाली थे और काल विजय को मारने के बाद उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। इस मामले ने कई मांत्रिक संगठनों के बीच हलचल पैदा कर दी थी और यही प्रसिद्धि लालगढ़ तक भी पहुंच चुकी थी। अधीश सोच रहा था, शायद राजकुमार सत्ता के इस युद्ध में गुरु सूर्यभान को अपनी ओर शामिल करना चाहता है, लेकिन इस काम के लिए वो किसी 8वें या 9वें स्तर के मांत्रिक को भी खोज सकता था। गुरु सूर्यभान सिर्फ 6ठे स्तर के मांत्रिक थे। फिर 8वें राजकुमार ने मांत्रिक गुरु सूर्यभान को इस काम के योग्य क्यों माना? फिर भी अधीश ने इन विचारों को अपने तक ही रखा और आगे पूछताछ नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, महामहिम 8वें राजकुमार, क्या मैं एक प्रश्न पूछने का साहस कर सकता हूं? मुझे डर है कि राज सिंहासन प्राप्त करने के प्रयास में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या गुरु सूर्यभान अब भी यहां आना पसंद करेंगे? अधीश ने इस बात को चतुराई से कहा था, लेकिन 8वें राजकुमार ने समझ लिया कि उसका क्या मतलब है। अब 8वां राजकुमार केवल निमंत्रण देकर गुरु सूर्यभान को बुलाना चाहता था, लेकिन अधीश जानता था कि अपने उदासीन स्वभाव के कारण गुरुजी मंदार छोड़कर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। 8वें राजकुमार ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अभी भी अपनी सुखद अभिव्यक्ति बनी हुई थी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं मांत्रिक अधीश, आपने सही अनुमान लगाया है। इस समय मेरी स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है। चौथा राजकुमार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जबकि बाकी राजकुमारों ने, जो इस सिंहासन के लायक थे, चौथे राजकुमार का सामना करने से बचने के लिए नगर ही छोड़ दिया है। चौथे राजकुमार के बल को रोकने के लिए केवल
मैं ही बचा हूं और मैं पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता। मेरे नाना जी बहुत उम्मीदों के साथ मुझे यहां लेकर आए थे। अब यही मेरा भाग्य है कि मैं इस सिंहासन के लिए संघर्ष करूं। अधीश धैर्य के साथ उसकी बात सुन रहा था। एक ठहराव के बाद 8वां राजकुमार अचानक खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर तेज चमक आ गई। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है मांत्रिक अधीश। मैं अधिक से अधिक मांत्रिकों को अपने पक्ष में करना चाहता हूं। फिर भी मुझे लगता है कि मांत्रिक सूर्यभान इस काम के लिए सबसे अधिक योग्य हैं। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूं कि उनका अंधकार नेत्र कितना शक्तिशाली है। और इतना कहकर राजकुमार ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अधीश ने उत्सुक होकर पूछा, और क्या राजकुमार? राजकुमार आगे बोला, और आपको तो पता ही होगा, लालगढ़ के शाही परिवार के पास बहुत से रहस्यों की कुंजी है। इसलिए मुझे यह पता है कि मांत्रिक सूर्यभान का अंधकार नेत्र पूर्ण नहीं है। वास्तविक अंधकार नेत्र बहुत बहुत शक्तिशाली है और ये शापित है। अधीश ने ध्यान से उसकी बात सुनी। बम्मन ने भी उससे ठीक यही बात कही थी। हो सकता है कि लालगढ़ के शाही पुस्तकालय में इससे संबंधित कोई ग्रंथ हो या कोई ऐसी वस्तु हो जो गुरु सूर्यभान के उस अंधकार नेत्र से संबंधित हो। फिर भी वर्तमान समय के किसी मांत्रिक को स्वर्ण युग की उस महत्वपूर्ण खोज के बारे में पता होना एक बड़ी बात थी। अधीश ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, महामहिम 8वें राजकुमार, मैं आपको गुरु सूर्यभान के संपर्क में लाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं उनके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकता। राजकुमार ने कहा, आप बस एक बार मेरी उनके साथ बातचीत करा दें। मेरे पास उनके लिए एक प्रस्ताव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रस्ताव उन्हें पसंद आएगा। अधीश ने इस बात पर विचार किया, फिर कहा, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके प्रस्ताव पर गुरु सूर्यभान हामी भर दें। फिर भी मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। अधीश समझ चुका था कि लालगढ़ के पास जो खजाना है, शायद उसका सहारा लेकर राजकुमार गुरुजी को मना भी ले, लेकिन वो भी यहां एक उद्देश्य लेकर आया था और यही सही मौका था अपनी बात मनवाने का। 8वां राजकुमार भाव शून्य होकर बोला, मांत्रिक अधीश, आपने प्रकाश नगर से राजनगर तक आने में बहुत परेशानी उठाई है और आपने सर्पदेव और उनके साथियों की जान बचाई है। इसलिए मुझे आपके अनुरोध मानने में बहुत प्रसन्नता होगी। आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? 8वां राजकुमार बड़ी आसानी से अधीश की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। इससे सिद्ध होता था कि गुरु सूर्यभान को अपने पक्ष में करने के लिए वो कितना लालायित था। लेकिन क्या वास्तव में वो अधीश की सारी बातें इतनी आसानी से मान लेगा, या उसकी इस बात में कोई षड्यंत्र छुपा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।